नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ माइंड पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विषय 5 यात्रियों के नज़रिए भाग 2 के बारे में। ओके, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। विषय 5 यात्रियों के नज़रिए भाग 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्रांसवा वर्नियर की डाक व्यवस्था के बारे में, जो कि 2 था। पहला था अश्व डाक व्यवस्था और दूसरा अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक भी कहा जाता था। इस व्यवस्था में हर 4 मील पर राज्य के घोड़े खड़े रहते थे और घोड़े संदेश लेकर जाते थे। मतलब घोड़ों के द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाता था। दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था में प्रत्येक मील पर 3 अवस्थान होते थे, जिन्हें दावा कहा जाता था। इसमें संदेश वाहक के हाथ में संदेश जो हाथ में होता था, छड़ लिए दौड़ लगाता था। संदेश वाहक जो होता था अपने हाथ में छड़ लिए दौड़ता था और उसकी छड़ में घंटियाँ बांधी जाती थी। हर मील पर एक संदेश वाहक के लिए तैयार रहता था। मतलब जो संदेश वाहक थे वो अपने हाथ में छड़ी लेकर दौड़ते थे। छड़ी में घंटियाँ बंधी होती थी, जिससे पता लगे, और हर मील पर एक संदेश वाहक हमेशा तैयार ही रहता था। इस वीडियो का हमारा तीसरा टॉपिक है फ्रांसवा वर्नियर एक यात्री के रूप में। फ्रांस का रहने वाला जो फ्रांसवा वर्नियर था, एक चिकित्सक मतलब डॉक्टर था। फ्रांसवा वर्नियर एक दार्शनिक और इतिहासकार भी था। फ्रांसवा वर्नियर भारत काम की तलाश में आया था। फ्रांसवा वर्नियर जो है 1656 से 1668 के ईस्वी में भारत में 12 साल तक रहा। फ्रांसवा वर्नियर मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वर्नियर शाहजहां के बड़े बेटे जिसका नाम था दारा शिकोह का चिकित्सक के रूप में आया था। वर्नियर की लिखित पुस्तक जो है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। उन्होंने जो बुक लिखी थी, वर्नियर ने जो बुक लिखी थी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, उसका नाम है। अब हमारा टॉपिक है वर्नियर की लेखनी की विशेषताएं क्या थी। वर्नियर एक भिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। उसने भारत में जो भी देखा वह उसकी सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से फ्रांस में व्याप्त स्थितियों से तुलना तथा भिन्नता को उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से वे स्थितियां जिन्हें उसने अवसादकारी पाया, मतलब प्रत्यक्ष पाया। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे ऐसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता था। वर्नियर के जो ग्रंथ था ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, अपनी गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के सके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार के वैश्विक ढांचे में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। वह निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता रहा, सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। अब हमारा टॉपिक है फ्रांसवा वर्नियर के द्वारा पूर्व और पश्चिम में की गई तुलना। वर्नियर ने देश के कई भागों की यात्रा की और जो देखा उसके विषय में उसने विवरण लिखे। वह सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति, मतलब यूरोप में जो स्थिति होता था उससे करता था। उसने अपने प्रमुख कीर्ति को फ्रांस के शासक लुई को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों के पत्रों के रूप में लिखे गए। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में वर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। अब हमारा टॉपिक जो है फ्रांसवा वर्नियर द्वारा भारत का चित्रण। वर्नियर का भारत का चित्रण द्विविपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहां भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया है या फिर यूरोप का विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित करते हैं। उसने जो भिन्नताएं महसूस की उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को भिन्न कोटि का प्रतीत हो।
ऐसा नहीं है कि जो फ्रांसवा वर्नियर था उसने सिर्फ यूरोपीय समाज की ही वर्णन किया है। वो जब भारत उसने फ्रांसवा वर्नियर ने भारतीय समाज का भी वर्णन किया है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार। निजी स्वामित्व के गुणों में दृढ़ विश्वास था और उसने भूमि पर राजकीय स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना। भारतीय समाज को दरिद्र लोगों के समरूप जनसमूह से बना वर्णित करता है, जो बहुत अमीर तथा शक्तिशाली शासक वर्ग जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके द्वारा अधीन बनाया जाता है। गरीबों में सबसे गरीब तथा अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच नाम मात्र को भी कोई सामाजिक समूह या वर्ग नहीं था। फ्रांसवा बर्नियर बहुत विश्वास से कहता है, भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का वर्णन। वर्नियर ने मुगल साम्राज्य को इस रूप में देखा। वह कहता है, इसका राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनष्ट तथा खराब हवा से दूषित थे और उनके खेत झाड़ीदार तथा घातक दलदल से भरे हुए थे और इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। अब हम जानेंगे सीवीर नगर के बारे में कि सीवीर नगर जो आखिरकार होता क्या था। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को सीवीर नगर कहता था। जो मुगलकालीन शहर होती थी उसको सीवीर नगर कहता था। और ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि ये ऐसे नगर थे जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर रहते थे। उसका मानना था कि ये नगर राजकीय दरबार के आने पर तो ये नगर अस्तित्व में आ जाते थे और राज दरबार के चले जाने पर नगर भी तेजी से समाप्त हो जाता था। अब हमारा जो टॉपिक है वर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन। जो फ्रांसवा वर्नियर ने नगरों का वर्णन किया तो उसके बारे में जानेंगे। वह ऐसे नगरों का वर्णन करता है जो राज दरबार के आने से नगर बन जाता है और चले जाने से अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इसे वह सीवीर नगर कहता है। और वह और भी कई प्रकार के नगरों का वर्णन करता है जो अस्तित्व में थे, जैसे उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि। इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यावसायिक वर्गों के अस्तित्व का सूचक है। अब हमारा टॉपिक है व्यापारिक वर्ग। व्यापारी वर्ग। फ्रांसवा बर्नियर व्यापारी वर्ग के बारे में निम्न बातें कहता है। वह कहता है कि व्यापारी अक्सर मजबूत सामुदायिक अथवा बंधुत्व के संबंध से जुड़े होते थे और अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रहते थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूहों को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहा जाता था। शहरों के व्यवसायी वर्ग। शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे चिकित्सक, हकीम अथवा वैद्य, अध्यापक, पंडित या मुल्ला, अधिवक्ता, वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। जहाँ कई राजकीय प्रश्रय पर आश्रित थे। कई अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजार में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है दास और दासियां। बाजार में रखी अन्य वस्तुओं की तरह दास और दासियों को भी खरीदा और बेचा जाता था और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। इनका नियम और निम्न उपयोग किया जाता था। पहला, सुल्तान के कुछ दासियां संगीत में निपुण थी। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दासियों को भी नियुक्त करता था। कि तीसरा जो पॉइंट है, दासों को सामान्यतः घरेलू श्रम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। चौथा पॉइंट है, पालकी या डोलों में पुरुषों और महिलाओं को ले जाने के लिए दास की ही सेवाएं ली जाती थी। पांचवा पॉइंट है, दासों की कीमत विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए थी बहुत कम होती थी। ओके, अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है सती प्रथा।
हम जानेंगे सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा, सती कुछ पुरातन भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसकी अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयमेव प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। मतलब अपनी पति की चिता के साथ खुद भी जल जाती थी, ऐसा प्रथा था उस टाइम। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।